हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेज पर। जैसा कि हम लोग सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज इस टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं, तो आज हम इस वीडियो में नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों से एक नया साधारण वाक्य बनाना सीखेंगे। तो आइए बिना समय वेस्ट किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, अगर आपसे कोई पूछे कि नॉमिनेटिव क्या होता है, तो नॉमिनेटिव मीन्स सब्जेक्ट होता है। यानी कि अगर हम बात करें हिंदी में तो इसे हम कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ता। तो नॉमिनेटिव मीन्स सब्जेक्ट यानी कि कर्ता होता है। और एब्सोल्यूट इसका मतलब होता है फ्री यानी कि स्वतंत्र। पहली बात क्लियर है कि जब हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है वाई यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, तो हमें सब्जेक्ट को स्वतंत्र करना होगा। अब जैसे आप पढ़े हैं कि जो सेंटेंस होता है उसमें आपको सब्जेक्ट और बात करें वर्ब आपको दी जाती है, और इसी वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब। तो मान के चलिए सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो ये वर्ब भी सिंगुलर होगी। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो ये वर्ब भी प्लूरल होगी। और इसी प्रोसेस को आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहते हैं। लेकिन यहाँ आपको इस वर्ब से इस सब्जेक्ट को पूर्ण रूप से स्वतंत्र करना है। यानी कि जो आपको वर्ब दी है उस वर्ब से जो आपको सब्जेक्ट दिया है उस सब्जेक्ट को पूर्ण रूप से स्वतंत्र करना है। आप कहेंगे सर कैसे? तो जैसे देखिएगा, मैंने लिखा ही आर अ बॉय। क्या ये कहना सही होगा? तो आप कहेंगे सर नहीं। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो इसीलिए जो वर्ब है हमारी फाइनाइट यह भी सिंगुलर होनी चाहिए, अर्थात ही के अकॉर्डिंग एज होनी चाहिए। तो यहाँ आपका सब्जेक्ट स्वतंत्र नहीं है। लेकिन यहाँ मैं आपके समक्ष एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा द टीचर बीइंग एब्सेंट कॉमा द स्टूडेंट्स उसके बाद डिड नॉट कंप्लीट देयर वर्क। ये समझ लें। तो यहाँ आपका देखा जाए तो ये सब्जेक्ट है और ये देखा जाए तो इसकी वर्ब है। अब आप चाहें तो यहाँ टीचर्स लिखिए, तब भी इस वर्ब पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि अब इस वर्ब से यह सब्जेक्ट पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। आप चाहें तो टीचर लिखिए तब भी बीइंग रहेगा, आप चाहें टीचर्स लिखिए तब भी आपका यह सब्जेक्ट पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। इसी को कहते हैं हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। आइए अब इसे हम विस्तार से समझ लेते हैं। तो जब आप सिंपल सेंटेंस बनाएंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके, तो आपको ध्यान रखना है पार्टिसिपल में से प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल का ही प्रयोग करना है। यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल का ही प्रयोग करना है। बस यहाँ कंडीशन क्या होगी? अभी तक हम पढ़े थे पार्टिसिपल में जो भी हमें वाक्य दिए थे उन सभी के सब्जेक्ट एक ही थे। और दूसरी कंडीशन थी यदि हम किसी को कुछ करते हुए देख रहे हैं या पा रहे हैं या सुन रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट था। ये कंडीशन आपकी क्लियर होनी चाहिए। पार्टिसिपल में सभी वाक्यों के सब्जेक्ट एक थे या पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट था। लेकिन यहाँ आप ध्यान रखेंगे जो भी हमें सेंटेंस दिए हैं उन सभी के सब्जेक्ट पूर्ण रूप से अलग अलग होंगे। यानी कि यहाँ ना तो सब्जेक्ट होंगे एक, या ना ऑब्जेक्ट जो दिया है वह सब्जेक्ट होगा। यहाँ पूर्ण रूप से सब्जेक्ट हमें अलग अलग देखने को मिलेंगे। और जो पहला सेंटेंस होगा उससे हमें रीजन का पता चलेगा और दूसरे सेंटेंस से हमें रिजल्ट का पता चलेगा, यानी कि परिणाम का। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में
रीजन रिजल्ट का संबंध होगा। किसका संबंध होगा? रीजन रिजल्ट का। तो यदि साथियों आपको दोनों वाक्य एक्टिव वॉइस में दिए हैं, मैंने क्या कहा, दोनों वाक्य एक्टिव वॉइस में दिए हैं और दोनों सेंटेंसेज के सब्जेक्ट अलग अलग हैं और पहले सेंटेंस से रीजन का पता चले और दूसरे सेंटेंस से रिजल्ट का पता चले, तो जब हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले हमें पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट लिख देना है। पार्टिसिपल में क्या कर रहे थे, दोनों सब्जेक्ट एक थे तो हम पहले सब्जेक्ट को हटा देते थे, लेकिन यहाँ आपको सब्जेक्ट ही स्वतंत्र करना है, इसीलिए पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट को लिख देंगे। उसके तुरंत बाद हमें हैविंग का प्रयोग करना है, क्योंकि परफेक्ट पार्टिसिपल के एक्टिव में आपने किसका प्रयोग किया था, हैविंग का। उसके बाद आपका थर्ड फॉर्म रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन बने हैं यहाँ से, 2024 में भी आया है। फिर आपको लगाना होगा कॉमा, उसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट नंबर सेकेंड और जो रिजल्ट वर्ब बता रही है उस फाइनाइट वर्ब को लिख देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ एक ही फाइनाइट वर्ब है, इसीलिए ये कहलाएगा आपका सिंपल सेंटेंस। तो एक बार फिर ध्यान रखें, सबसे पहले आपको पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद आपको हैविंग का प्रयोग करना है और हैविंग के तुरंत बाद आपको जो वर्ब दी है उसे आप थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड दिए हैं तो उन्हें लिख देंगे। उसके बाद हमें लगाना होगा कॉमा, सेकेंड सेंटेंस का सब्जेक्ट और उसके बाद फाइनाइट वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी कि सेकंड सेंटेंस को हम यूं का त्यों लिख देंगे। ये 2024 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है द सन रोज, यानी कि सूर्य उदित हुआ, द बॉयज वेंट टू स्कूल, और लड़के विद्यालय गए। तो यहाँ देखें हम, पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट है सूर्य और दूसरे का है बॉयज, तो कहने का मतलब है दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट अलग अलग हैं। पहले सेंटेंस से कारण का पता चल रहा है, कारण क्या है, सूर्य उदित हुआ, जिसका परिणाम क्या है, जो लड़के थे वे विद्यालय गए। तो ये एक्टिव वॉइस में है। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, तो आपने लिखा द सन। अब एक्टिव में है तो हैविंग का प्रयोग हमें करना होगा, हैविंग। उसके बाद राइज का थर्ड फॉर्म आपको लिखना है तो हो जाएगा राइजन। यहाँ आप लगा देंगे कॉमा, आगे आप लिख देंगे द बॉयज वेंट टू स्कूल। ये हो गया आपका आंसर, यानी कि सूर्य उगने के बाद लड़के विद्यालय गए। आइए और भी एग्जांपल्स देखते हैं। द सनसेट, सूर्य अस्त हुआ, द फार्मर्स रिटर्न्ड होम, और जो किसान थे वो घर लौटे। तो पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट है सन और दूसरे का है फार्मर, तो सब्जेक्ट दोनों के अलग अलग हैं। पहले से रीजन का पता चल रहा है और दूसरे से रिजल्ट का। कारण क्या है, सूर्य अस्त हुआ, जिसका परिणाम हुआ जो किसान है वो घर लौट आए। तो ये एक्टिव वॉइस में है। सबसे पहले आप लिखेंगे द सन, क्या लिखेंगे, द सन। उसके बाद आपको हैविंग का प्रयोग करना है, हैविंग, और यहाँ थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो सेट की थर्ड फॉर्म सेट ही होगी। उसके बाद कॉमा, आगे आप लिख देंगे द फार्मर्स रिटर्न्ड होम। कोई दिक्कत तो नहीं है। सूर्य अस्त होने के बाद किसान घर लौटे। आगे देखिएगा, द टीचर एंटर्ड द क्लास, यानी कि अध्यापक ने क्लास में प्रवेश किया, द स्टूडेंट्स स्टूड अप, और जो छात्र थे वो खड़े हो गए। तो यहाँ देखा जाए पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट है द टीचर और दूसरे का है द स्टूडेंट, तो दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग हैं। तो सबसे पहले ये एक्टिव में है तो आप लिखेंगे द टीचर। उसके बाद आप लिख देंगे हैविंग, क्या लिख देंगे, हैविंग। थर्ड फॉर्म यही है, ईडी लगी हुई है तो एंटर्ड। उसके बाद आप लिखेंगे द क्लास, यहाँ आप लगा देंगे कॉमा, आगे लिख दें द स्टूडेंट्स स्टूड अप। ठीक है, यानी कि अध्यापक की क्लास में प्रवेश करने के बाद छात्र खड़े हो गए। तो यह आपका परफेक्ट पार्टिसिपल में आपने यूज किया था, लेकिन वहाँ दोनों के सब्जेक्ट एक थे, तो उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ रखा गया है। अब यहाँ आप चाहें तो टीचर्स रख सकते हैं, लेकिन इस वर्ब से यह सब्जेक्ट पूर्ण रूप से क्या है, अब स्वतंत्र है। अगर वैसे लिखेंगे तो आप प्रेजेंट में मान के चलिए तो क्या रखना होता आपको, जैसे कि टीचर एंटर्स, अगर आप टीचर्स कर देते तो फिर एंटर हो जाता, यही होता ना। ठीक, पास्ट इंडेफिनिट में तो एक ही रहता है, तो आप परेशान नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है द सन रोज, यानी कि सूर्य निकला,
द फॉग डिसअपियर्ड, और जो कोहरा था वह गायब हो गया या तितर बितर हो गया, गायब होना ही होता है वैसे। तो ये सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है, तो दोनों के अलग हुए सब्जेक्ट, और एक्टिव वॉइस में है, पहले से रीजन का पता चल रहा है और दूसरे से रिजल्ट का। तो आप क्या करेंगे, द सन, उसके बाद हैविंग। क्वेश्चंस काफ़ी रखे हैं प्रैक्टिस के लिए जिससे कि हमसे गलती ना हो। राई का थर्ड फॉर्म अभी आपने देखा तो राइजन, उसके बाद कॉमा, आगे आप लिख देंगे द फॉग डिसअपियर्ड, द फॉग डिसअपियर्ड। ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर मुझे कमेंट में सेंड करेंगे आप लोग। द सनसेट द स्टार्स कैम अप इन द स्काई। अगला, अगर आपको यह पैसिव में देखने को मिले, सब्जेक्ट आपको ध्यान रखने अलग अलग होंगे। तो पहला सेंटेंस आपको अगर पैसिव वॉइस में देखने को मिले तो सबसे पहले पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट आपको लिखना है, उसके बाद हैविंग बीन का प्रयोग करना है, उसके बाद जो वर्ब है उसे आप थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। ऑब्जेक्ट दिया है तो लिखेंगे, नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद आपको कॉमा, उसके बाद दूसरे सेंटेंस में से आप अब एक ही बना रहे हैं तो सब्जेक्ट नंबर सेकंड हो जाएगा, उसके बाद फाइनाइट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो आइए देखते हैं पहला सेंटेंस। द लीडर वॉज स्लेन, नेता का कत्ल कर दिया गया। द फॉलोअर्स रैन अवे, और जो उसके अनुयायी थे वो भाग गए। तो देखेंगे दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट अलग अलग हैं, और पहले सेंटेंस से हमें कारण का पता चल रहा है। कारण क्या है, नेताजी का कत्ल कर दिया गया। वैसे ऐसे होता नहीं है, आम जनता आपस में ही भिड़ती है। और जो अनुयायी थे वो भाग गए, ऐसा कभी नहीं होता है, अनुयायी लड़ते रहते हैं लेकिन नेता ही भाग जाते हैं। यह देखेंगे आप पैसिव वॉइस में है क्योंकि वॉज के बाद स्ले का थर्ड फॉर्म दिया है आपका स्लैन, नेता का किसी दूसरे के द्वारा कत्ल किया गया है, तो ये पैसिव है। सबसे पहले आप लिखेंगे द लीडर, द लीडर। अब यहाँ आपको यूज करना होगा हैविंग बीन का, हैविंग बीन। अब यहाँ थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्लैन, यहाँ लगाना होगा कॉमा और आगे लिख देंगे द फॉलोवर्स रैन अवे, क्योंकि अब इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब है, वो क्या है, रैन। द लीडर हैविंग बीन स्लैन, नेता का कत्ल कर दिए जाने के बाद द फॉलोवर्स रैन अवे, अनुयायी भाग गए। आइए और भी देखते हैं, ये आप आंसर देख सकते हैं इसका। द कैप्टन वॉज किल्ड, नेता को द कैप्टन वॉज किल्ड यानी कि कप्तान को जान से मार दिया गया। द आर्मी रैन अवे, और जो आर्मी थी वो भाग गई। ये भी आप देखेंगे वॉज के बाद थर्ड फॉर्म दिया है, सब्जेक्ट अलग अलग हैं, ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। रीजन क्या है, नेता को जान से वो कप्तान को जान से मार दिया गया, परिणाम क्या हुआ, जो आर्मी थी, जो सेना थी वह भाग गई। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ द कैप्टन, क्या लिखेंगे, द कैप्टन। उसके बाद हैविंग, हैविंग बीन, और थर्ड फॉर्म आप यहाँ लिख देंगे किल्ड, क्या लिख देंगे, किल्ड। यहाँ आप लगाएंगे कॉमा, आगे आप लिख देंगे द आर्मी रैन अवे। द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड द आर्मी रैन अवे, कप्तान को जान से मार दिए जाने के बाद आर्मी भाग गई। अगला है द लेटर वॉज रिटर्न, यानी कि पत्र लिखा गया। ही पोस्टेड इट एट वंस, और उसने इसे तुरंत ही पोस्ट कर दिया। तो साथियों ये देख सकते हैं सब्जेक्ट आपके अलग अलग हैं, ये रीजन है और ये रिजल्ट है। अब यहाँ देखें तो आप वॉज के बाद आपको थर्ड फॉर्म दिया है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे द लेटर, उसके बाद आप लिखेंगे हैविंग बीन, हैविंग बीन, और थर्ड फॉर्म तो लिखा ही है तो ये हो जाएगा रिटर्न। उसके बाद आपको लगाना है कॉमा, आगे आप लिख देंगे ही पोस्टेड इट एट वंस। द लेटर हैविंग बीन रिटर्न, पत्र लिखे जाने के बाद ही पोस्टेड इट एट वंस, उसने इसे तुरंत ही क्या कर दिया, पोस्टेड कर दिया। तो साथ ही आप चाहें तो यहाँ लेटर्स लिखिए, तो इस बात से यह सब्जेक्ट पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। आगे देखिएगा, माई पॉकेट वॉज पिक्ड, मेरी जेब काट ली गई। आई हैड नो मनी फॉर बस फेयर, और मेरे पास बस किराए के लिए पैसा नहीं था। सब्जेक्ट दोनों के अलग अलग हैं, ये आपको जानकारी हो जानी चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं। और ये पैसिव वॉइस में भी है आपका। तो सबसे पहले आप लिखेंगे माय, क्या लिखेंगे, माय, चलो यहाँ लिख देता हूँ माई पॉकेट, माई पॉकेट। उसके बाद आप लिखेंगे हैविंग, हैविंग बीन पिक्ड, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे और आई हैड नो मनी फॉर बस फेयर,
माई पॉकेट हैविंग बीन पिक्ड, कॉमा आई हैड नो मनी फॉर बस फेयर। ये जो अगला क्वेश्चन है इसका आपको आंसर मुझे कमेंट में सेंड करना है। द वर्क वॉज डन, वी वेंट बैक होम। द वर्क वॉज डन, वी वेंट बैक होम। अब आपको अगला जो स्ट्रक्चर है, यदि हमें बी वर्ब दी जाए यानी कि इज एम आर या वॉज वर हमें दिया जाए, तो इनके बाद हमें ध्यान रखना है ना तो थर्ड फॉर्म होनी चाहिए और ना आईएनजी फॉर्म होनी चाहिए। तो बी वर्ब को हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब, तो लिंकिंग वर्ब कहते हैं तो इसीलिए इसके बाद में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या फिर एडजेक्टिव होगी, और प्रोनाउन जब भी लिखा जाएगा तो वह हमेशा सब्जेक्टिव केस में होगा। तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ देखिए इसे बनाएंगे कैसे आप। सबसे पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट आप लिख देंगे, उसके बाद जो बी वर्ब आपको दी हैं उन्हें आप बीइंग में बदल देंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल में आपने ये नियम पढ़ा था। उसके बाद आप सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, कॉमा लगाना नहीं भूलना है आपको। उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो आइए जो पहला सेंटेंस दिया है इसे देखते हैं हम। अच्छा, यहाँ से आपका सिंटैक्स में भी क्वेश्चन आता है। सिंटैक्स में कैसे दे देता है वो, बीइंग बना के दे देता है, और हम लोग परेशान होते हैं भाई ये कैसे बनेगा। तो हमें ध्यान रखना है जब हमें ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है तो सब्जेक्ट हमें स्वतंत्र करना है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट ही लिखेंगे क्या, इट। और ये बॉज के बाद में आप देखें तो हॉलीडे एक नाउन है, तो इसीलिए इसे बी वर्ब में बदल देंगे तो ये हो जाएगा बीइंग। ठीक है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल से है। उसके बाद में हॉलीडे, लेकिन सेंटेंस को ना प्रेजेंट पार्टिसिपल में समझ लें क्योंकि बीइंग की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है क्योंकि इस सब्जेक्ट को हम स्वतंत्र कर चुके हैं। उसके बाद वी डिड नॉट गो टू स्कूल। इट बीइंग अ हॉलीडे, एक छुट्टी होने के कारण वी डिड नॉट गो टू स्कूल, हम विद्यालय नहीं गए। बना सकते हैं ना आसानी से। अगला देखिएगा, अब ऐसा सेंटेंस वो आपको फंसा के दे देता है। ये भी शायद 2024 में पूछा है, क्वेश्चन दिया था उसने बीइंग हमें दे दिया था, उसके बाद था इट हटा दिया था। अ हॉलीडे कॉमा वी डिड नॉट गो टू स्कूल, क्या गलती है, तो आपको ध्यान रखना था यहाँ इट लिखना था। अब इट ही क्यों आएगा, क्योंकि हॉलीडे जब भी दिन मौसम महीना इनकी बात करते हैं तो हम सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करते हैं, तो ये होना चाहिए था इट बीइंग। ठीक है, पूछा गया है, ये आंसर आप देख सकते हैं। उसके बाद और भी क्वेश्चन हैं ढेर सारे। इट वॉज कोल्ड यानी कि ठंडी थी। नो वन वेंट आउट टू प्ले, कोई भी खेलने के लिए बाहर नहीं गया। रीजन है और ये रिजल्ट है। सब्जेक्ट तो आप देख रहे हैं दोनों के अलग अलग हैं, यहाँ भी आप देख सकते थे। ये तो आपको ध्यान रखना है। पहले से रीजन का पता चल रहा है। रीजन क्या है कि अत्यधिक ठंडी थी, कारण क्या हुआ, कोई भी बाहर खेलने के लिए नहीं गया। तो यहाँ देखें वॉज एक बी वर्ब के रूप में आया है क्योंकि कोल्ड एक एडजेक्टिव है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, इट। उसके बाद इसमें बी वर्ब में पहुँचाएंगे तो ये हो जाएगा बीइंग। क्या हो जाएगा, बीइंग। उसके बाद आप लिख देंगे कोल्ड, आगे आप लगाएंगे कॉमा, आगे नो वन वेंट टू प्ले, वेंट आउट टू प्ले, वेंट आउट टू प्ले, ये हो गया आपका आंसर। इट बीइंग कोल्ड यानी कि ठंडी होने के कारण नो वन वेंट आउट टू प्ले, कोई भी बाहर खेलने के लिए नहीं गया। अगला देखिएगा, द क्लास वॉज ओवर यानी कि क्लास ओवर हो गई। द स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लास, और छात्रों ने क्लास को छोड़ दिया। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि ये बी वर्ब है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, द क्लास, उसके बाद आप लिख देंगे बीइंग ओवर। ठीक है, उसके बाद कॉमा द स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लास। अब कहेंगे सर हैविंग बीन कब लगाएंगे, तो थर्ड फॉर्म था वहाँ, क्या था, थर्ड फॉर्म। अगला है द टीचर वॉज एबसेंट यानी कि अध्यापक अनुपस्थित था। द स्टूडेंट्स डिड नॉट कंप्लीट देयर होमवर्क, छात्रों ने अपने गृह कार्य को पूरा नहीं किया। तो यहाँ देखेंगे दोनों सेंटेंसेज के सब्जेक्ट अलग अलग हैं। पहले सेंटेंस से रीजन का पता चल रहा है और दूसरे से रिजल्ट का। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, द टीचर। अब ये वी वर्ब है तो हम इसे बदल देंगे बीइंग में। किस में बदल देंगे, बीइंग में। उसके बाद हम लिखेंगे एबसेंट, आगे लगाएंगे हम कॉमा और आगे लिख देंगे द स्टूडेंट्स डिड नॉट कंप्लीट देयर होमवर्क। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आसानी से इस पूरी सीरीज को आप विजिट करेंगे तो सिंथेसिस आपका बहुत मजबूत हो जाएगा।
ये क्वेश्चन आपको कमेंट में सेंड करना है। द वेदर वॉज स्टॉर्मी, यानी कि मौसम तूफानी था। द प्लान गॉट लेट, और जो जहाज था या प्लान था उसे देरी हो गई। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से एक बार अवश्य बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।